हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में जो कि भारत के बाहर से आए थे, लेकिन उन लोगों ने भारत की छवि को बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे करा था। देखो होता क्या है, जब हम लोग रोजमर्रा के जीवन में आसपास कोई चीजें देखते हैं, छोटी मोटी चीजें, गलियां देख रहे हैं, अपने मोहल्ले देख रहे हैं, घर के आसपास कोई पार्क देख रहे हैं, उसके अंदर पेड़ देख रहे हैं, कौन कौन से फल जो हैं हमारे देश में बाजार में होते हैं, पेड़ों पे लगते हैं, ये सब चीजें तो दोस्तों होती है ना, हम लोग फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। यानी कि इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग देते नहीं है कि इसके बारे में बैठ के सोचें, इसके बारे में कुछ लिखें। लेकिन बाहर से जब जो ट्रैवलर्स आए, उन्होंने जिस प्रकार से जोग्राफिकल टेरिटरी को इंडिया के अंदर देखा कि इंडिया का क्या जोग्राफिकल एक्सपेंस है, उसकी कंट्री की, हमारी पूरी कंट्री की लेंथ और ब्रेथ क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल होते हुए भारत की जो छवि है, कितने तौर तरीकों से, रंगों से वो चेंज होती है। जो फल हैं यहाँ पर, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, गली मोहल्ले हैं, लोगों का पहनावा जो है, लोगों की यहाँ पर जो बोलचाल है, उनके मन के अंदर इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जागी और उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में यानी कि ट्रैवलिंग अकाउंट्स में इंडिया के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दी, तो आप और मैं अगर उसको पढ़े, जो कि आप और मैं भारत से एसोसिएट करते हैं अपने आप को, हमारी वंशावली भारत के साथ ही एसोसिएटेड है, लेकिन अगर हम उनको पढ़े तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हम रोजमर्रा के जीवन में कितनी सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, लेकिन जो ट्रैवलर्स हैं वो कितना माइन्यूट डिस्क्रिप्शन जो है उन चीजों के बारे में देकर जाते हैं हमें अपने ट्रैवलॉग से, अपने ट्रैवलिंग अकाउंट से, जिसको रोजमर्रा के जीवन में हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर कुछ ट्रैवलर्स की बातें करने वाले हैं। बेसिकली 3 कैटेगरी के बारे में उपेंद्र सिंह के अंदर बात हो रखी है ट्रैवलर्स की। एक वो ट्रैवलर्स जो कि ग्रीस से बिलोंग करते थे, दूसरे वो ट्रैवलर्स जो कि चाइनीज ट्रैवलर्स थे, और तीसरे वो ट्रैवलर्स जो कि अरब ट्रैवलर्स थे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस डिस्कशन को अपनी। तो टॉपिक का नाम है अकाउंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए हुए लोग भारत के बारे में क्या छवि पेश कर कर जाते थे, गए हुए हैं, और इतिहास जो है उसका प्रमाण है, हमारे सामने प्रूफ है कि उन्होंने एंशिएंट पास्ट में, मेडिवल पास्ट में, अपने ट्रैवलॉग्स में, अपने ट्रैवलिंग अकाउंट्स में भारत का जिक्र करा हुआ है। भारत की बहुत विविड डिस्क्रिप्शंस उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स में दी हुई है। ठीक है, शुरू में राइटर यहां पर हमें स्टोरी में ये बताते हैं, एक कहानी बताते हुए कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वो एक अलग ही ज्योग्राफिकल टेरिटरी रहा है शुरू से। कि अगर हम बात करें जिस कंट्री को हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, उसका किसी भी प्रकार से दूसरे मुल्कों से, देशों से कोई नाता नहीं था। प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसा नहीं था। इंडिया के शुरू से ही एसोसिएशंस रहे हैं दूसरे देशों के साथ। उस टाइम पर कुछ एसोसिएशंस को, कुछ रिलेशंस को किंग्स जो थे वो कैरी फॉरवर्ड करते थे, कुछ एम्बेसडर जो थे जो एक राजा के दरबार से होते हुए दूसरे राजा के दरबार तक जाते थे ताकि वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। लेकिन इसके अलावा और भी लोग जो है वो ट्रैवल करना पसंद करते थे इंडिया की तरफ और इंडिया से बाहर। तो शुरू से ही हमारा वर्ल्ड के साथ कनेक्शन रहा है, यानी कि जिसको आप इकोनॉमिक्स में आज के समय में एक टर्म से डिनोट करके पढ़ते हो ना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है, क्या हमने ये 21st सेंचुरी के अंदर ही अडॉप्ट करा क्या? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत के जो रिश्ते थे, फिर चाहे वो ट्रेडिंग रिलेशंस हो, इकोनॉमिक रिलेशंस हो, पॉलिटिकल रिलेशंस हो, एम्बेसडर रिलेशंस हो, किंग्स के रिलेशंस हो, कुछ भी हो, वो रिश्ते शुरू से हमारे भारत में चलते हुए आए हैं दूसरे देशों के साथ। प्राचीन भारत के इतिहास के साथ भी वो एसोसिएटेड है इस प्रकार के रिश्ते, और मध्यकालीन भारत के साथ भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो लोग जो है वो भारत में ट्रैवल करना पसंद करते थे। कभी भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अब जैसे दोस्तों मैं यहां पर भारत बोल रहा हूं तो आप सिर्फ उसको इंडिया स्पेसिफिक मत समझना। आप जानते होंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होता है, जो उसकी डेफिनेशन होती है, इंडिया और उसके आसपास की जो हमारे इर्द गिर्द जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आती हैं। चाइना इसके अंदर नहीं आता। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल कौन कौन सी कंट्रीज आती है, कितनी कंट्रीज आती हैं, ये कमेंट करके आप बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है हमें कभी भी उसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पास्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कभी भी एक ज्योग्राफिकल
आइसोलेटेड लैंड बाउंड्री नहीं रही है, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं रही है। भारत के अंदर शुरू से ही सिंस अर्ली टाइम्स आपको बहुत तरह के लोग जो हैं भारत में आते जाते दिख जाएंगे। जैसे यहां पर हमें एक कैटेगरी दे रखी है, व्यापारी जो थे वो भारत में आना पसंद करते थे, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं जिसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है। जो पिलग्रिम्स हैं वो आते थे, जैसे बुद्धिस्ट मंक्स वगैरह आए हैं, चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे वो बेसिकली बुद्धिस्ट मंक्स और नन से मिलने भारत के अंदर आते थे ताकि वो गौतम बुद्ध जी के बारे में या बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड जो भी टीचिंग्स हैं उनके प्रिंसिपल्स होते हैं उसका जो ज्ञान है वो अर्जित कर सके। फिर कुछ लोग ऐसे भी आए जो कि परमानेंटली यहां पर बाहर से आए लेकिन सेटल हो गए थे, ठीक है। जो सोल्जर्स थे वो जाते थे, सामान जो है वो जाता था, ठीक है। और इन सब चीजों के साथ जो हमारे देश के आइडियाज थे वो बाहर जाते थे जब लोग बाहर ट्रैवल करते थे। सिमिलरली जब ट्रैवलर्स बाहर से भारत के अंदर आते थे तो उनके आइडियाज जो हैं, अब आइडियाज कौन से, फैशन टेस्ट, फूड टेस्ट, ठीक है, कल्चर, रीति रिवाज, परंपरा, लैंग्वेज, बुक्स, ये सारी चीजें जो है बाहर से इंडिया आती थी और इंडिया से बाहर जाती थी। तभी मैं आपको बोल रहा था कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है वो नया फिनोमेना नहीं है, वो किसी और फॉर्मेट के अंदर प्राचीन भारत के इतिहास के साथ, मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ एसोसिएटेड शुरू से रहा है, ठीक है। तो लोग जो है ट्रैवल करते थे, देश के अंदर कुछ लोग आ रहे हैं, देश के बाहर कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है। और आसपास के रीजन से वो लोग नहीं आते थे, कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी आते थे जो कि बहुत दूर दराज के इलाकों से आते थे। और उस जमाने में दोस्तों यू कैन इमेजिन कि जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं हुआ करती थी तो उनके लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता था। कुछ कुछ ट्रैवलर्स तो दोस्तों भारत के अंदर ऐसे भी आए हैं कि जब वो लौट कर गए हैं तो उनके माता पिता का देहांत तब तक हो चुका था। इतने सारे साल जो है उन्होंने इंडिया में स्पेंड करे और वापस जाने के लिए उनको कम से कम 5 से 7 साल 8 साल लग जाता था समय, क्योंकि बीच बीच में उनका स्टे भी होता था। और पुराने जमाने के अंदर जो है जर्नी करना इतना आसान भी नहीं था, ठीक है। तो वो लैंड के थ्रू ट्रैवल कर आते थे, या तो जो सीज एंड ओशंस होते हैं, वाटरवेज होते हैं, उनके थ्रू ट्रैवल कर आते थे, ठीक है। अब जो भी ट्रैवलर्स बाहर से भारत की तरफ आए हैं, सरप्राइजिंगली उनके सारे किताबों के अंदर, उनके ट्रैवलॉग्स के अंदर हमें बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं इंडिया के बारे में। हम यहां पर दुनिया भर के ट्रैवलर्स की तो बात नहीं करने वाले, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि ट्रैवलर्स के दृष्टिकोण से उन्होंने भारत की छवि अपने बुक्स के अंदर क्या पोर्ट्रे करी ये जानने के लिए हम ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो जो ऑथर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब वो आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें नोटिस करी और अपने रिटन रिकॉर्ड्स के अंदर उसको प्रिजर्व करके रखा। हर एक माइन्यूट डिटेल को स्टडी करने के बाद, उसको देखने के बाद, उसको परखने के बाद। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मध्यकालीन भारत में बड़े सारे ना अरब ट्रैवलर्स हमारे देश आते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूं, जो कोकोनट होता है, जो नारियल होता है और जो पान का पत्ता होता है, आप कभी इसके बारे में बैठ के सोचते हो क्या कि भाई हम कोकोनट को देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इसके 3 आंख होती है, अंदर से सफ़ेद निकलता है, आप पान के पत्ते को बैठकर देख रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, थोड़ा सा खा रहे हो, क्या इसका टेस्ट है। आप इतनी रुचि नहीं रखते हो, क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे देश में ईजिली अवेलेबल है। घर घर में हिंदू परिवारों की अगर आप बात करो, नारियल आता ही है, या फिर गरी जो होती है जिसको आप कोकोनट कहते हो, वो आपने खाया होता है या नारियल पानी पिया होता है। सिमिलरली बहुत सारे जो लोग हैं वो पान खाना प्रेफर करते हैं, राइट। तो हम ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में जो हमारे सामने होती है ना, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे भी आए थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, कुछ अरब ट्रैवलर्स ऐसे भी आए थे, उनके देश में उन्होंने कभी भी नहीं देखा था कि पान और कोकोनट जैसी चीज क्या होती है, क्या होता है नारियल का टुकड़ा, या जिसको आप गरी बोलते हो वो क्या होती है, या पान जो है उसके अंदर जो टबैको मिलाकर खाया जाता है, चूना लगाया जाता है, ये सब कैसे बनता है, लोग इसको खाना क्यों प्रेफर करते हैं, वो कभी उन्होंने टेस्ट नहीं करा था, देखा भी नहीं था। तो उन्होंने अपने अकाउंट्स में, ट्रैवलॉग्स में उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। तो इसलिए हमें भारत में जो चीज़ें हम रोज़मर्रा के जीवन में फॉर ग्रांटेड तरीके से ले जाते हैं,
अगर वो ट्रैवलर्स के ट्रैवलॉग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीजें हमें बताई जाएंगी यहां पर। तो ये जो टेक्स्ट है जो कि ट्रैवलर्स ने लिखी, जो कि भारत के बाहर से आए थे, ठीक है, तो हमें उनके बुक के अंदर ये देखने को मिलता है कि उन्होंने इंडिया को किस प्रकार से देखा। ठीक है, इंडिया के लोगों की छवि उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर, ट्रैवलॉग्स के अंदर किस प्रकार से पोर्ट्रे करी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात राइटर हमसे यह भी करते हैं कि सभी ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं, जो उनके वर्क्स हैं, जो उनके ट्रैवलॉग्स हैं, उसके बारे में जो हर एक इंफॉर्मेशन है वो 100% भारत के साथ मैच करेगी ही करेगी। आप उसको 100% सही मानकर बैठ जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें ट्रैवलर्स के ट्रैवलॉग से भी चेरी पिकिंग करनी होती है इंफॉर्मेशन की कि क्या वो सच में भारत आकर, मतलब क्या वो सच में भारत आए थे, भारत आकर उन्होंने चीजों को स्टडी करा था, या फिर वो अपने ही देश में बैठकर एक मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं भारत के बारे में। इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो हमें करना आना चाहिए, ऐसा राइटर का यहां पर कहना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या नोटिस करा और उनको क्या लगा कि उनके हिसाब से भारत के बारे में ये चीज जो है डिस्क्राइब हमें करनी चाहिए, इट इज वर्दी ऑफ बीइंग डिस्क्रिप्टेड इन द ट्रैवलॉग, वो ट्रैवलर्स ने जाना। ठीक है, अब देखो हमारा ट्रैवलर्स के वर्क्स या अकाउंट्स के ऊपर कोई कंट्रोल तो है नहीं, किसी का भी कोई, मतलब कोई भी जो वर्क लिखता है, बुक लिखता है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल थोड़ी ना। मैं अगर इंडिया के बारे में कल को कोई बुक लिखता हूं तो आप मुझे कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हो। मैं जो जो चीजें उसके अंदर लिखना चाहूंगा और जहां तक लिखना चाहूंगा मैं तो वही लिखूंगा। आप मुझे कहते हो आपने ये एलिमेंट मिस कर दिया, वो एलिमेंट मिस कर दिया, तो वो मेरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो मेरी किताब है। ठीक है, वो आपकी किताब नहीं है, आप अपनी पर्सपेक्टिव से अपनी किताब लिख सकते हो। तो राइटर हमें यहां पर ये बता रहे हैं, उपेंद्र सिंह मैम का ये कहना है कि जो ट्रैवलर्स को ठीक लगा उन्होंने वही तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपरा, लोग, जोग्राफिकल एरियाज, पहनावा यहां पर लोगों का, उसी को डिस्क्राइब करा। लेकिन जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, हमें ट्रैवलर्स की सारी बातों को, सारी डिस्क्रिप्शन को 100% ठीक नहीं मानना चाहिए। वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि क्या चीज जेन्युइन है जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने इंडिया के बारे में दी है, और क्या चीज मनगढ़ंत है, या जो इंडिया के रीति रिवाज, तौर तरीके, परंपराएं जो उन्होंने अपने ट्रैवलिंग अकाउंट्स में लिख रखे हैं वो भारत के समाज के साथ, उसके लोगों के साथ मैच नहीं करते हैं, उसको हम रिलायबल सोर्स बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन जो है वो हमें इस बात के ऊपर भी करनी चाहिए ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को पढ़ते हुए कि वो अपने ट्रैवलॉग में कौन कौन सी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि जेन्युइन है या फिर फेक है। अब फेक और जेन्युइन के लिए यहां पर क्या बोला गया हमसे, देखो कुछ ट्रैवलर्स यहां पर आए होंगे, उन्होंने प्रॉपर तरीके से इंडिया को स्टडी नहीं करा होगा, अपनी आंखों देखा हाल जो है वो नहीं देखा होगा। वो ज्यादातर हो सकता है रिलाय करते हो सुनी सुनाई बातों के ऊपर। हेयरसे का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के साथ, एक टेरिटरी के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि अपने ट्रैवलिंग अकाउंट्स के अंदर उन्होंने ये बिलीव करा हो कि हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जो पर्सनल एक्सपीरियंस से हम नॉलेज गेन करेंगे। जैसे मतलब मान लो मुझे बंगाल के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, अब मैं बंगाल जाकर वेरीफाई करूंगा कि ये चीजें मैंने वहां पर देखी, ऐसी उसकी टेरिटरी थी, ऐसा उसका जो कोस्टल एरिया था वो था, लोगों की बोली ये थी, वो खाना ये खाते हैं, पहनावा ये पहनते हैं, फेस्टिवल्स ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो मेरा आंखों देखा हाल है जो कि मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उस एरिया से कलेक्ट कर लेकर आया हूं और फिर जाकर अपने ट्रैवलिंग अकाउंट में लिखना मतलब मैं प्रेफर कर रहा हूं। ठीक है, तो दो तरह के ट्रैवलर्स की कैटेगराइजेशन यहां पर करी जा रही है, एक जो सुनी सुनाई बातों के ऊपर लिख देते थे कोई भी चीज, और जो दूसरे जो कैटेगरी है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे कि जो हम देखेंगे, हमारे जो आंखों देखा हाल होगा, उसके ऊपर, उसके बेसिस पर जो हमने आंखों से देखा है, जो हम एक्सपीरियंस कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको अपने ट्रैवलिंग अकाउंट के अंदर डालेंगे, तो वो सोर्सेज ज्यादा जेन्युइन होते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन एक तो हेयर से और पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर कर सकते हैं, एक डिफरेंशिएशन हम ट्रैवलर्स के ट्रैवलॉग के ऊपर, इस बात के ऊपर भी कर सकते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या रही है भारत को लेकर। जैसे मतलब मान लो आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपका जो परसेप्शन है वो भी बहुत मैटर करता है कि वो परसेप्शन जो ट्रैवलर अपने ट्रैवलिंग अकाउंट में लिख रहे हैं, क्या वो भारत की वास्तविकता के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अब यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जैसे
क्या होता था, कुछ ट्रैवलर्स जैसे बाहर से आते थे, अब ट्रैवलर्स को छोड़ दो, ये वाले चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स भी जो थे वो फेस करते थे। क्या होता था, बाहर से जितने भी लोग आए थे ना, चाहे वो ट्रैवलर्स हो या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनीज हो, ये ना बहुत सारे एरियाज में जब जाते थे तो गुफाएं जो हैं देखने को जो हमें मिलती हैं, जैसे आप एलोरा केव्स की बात कर लो, अजंता केव्स की बात कर लो जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, तो आपको पता होगा हिंदू धर्म में जब भगवानों की मूर्ति बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है कि विष्णु जी के 4 हाथ दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, उनके हाथों में शंख है, गदा है, चक्र है, त्रिशूल है। ऐसे ही जब गॉडेसेस पोर्ट्रे करी जा रही है जैसे काली माँ, ठीक है, दुर्गा माँ, तो उनके 8 हाथ दिखाए जा रहे हैं, वो शेर पर बैठी हुई हैं। अब जब वो उन मूर्तियों को देखते थे, सिर्फ मूर्तियों को, ऑब्वियसली बात है असली में तो ऐसा कोई नहीं घूमता हमारे भारत में, तो इन्होंने अपना ये परसेप्शन बना लिया था, ठीक है, अपने अकाउंट्स में ये लोग लिखने लगे थे कि भारत के अंदर इस प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं जिनके 8 हाथ होते हैं, शेरों पर बैठकर औरतें यहां पर घूमती हैं साड़ी पहनकर। अब उनको नहीं पता था कि वो हमारे गॉड एंड गॉडेसेस हैं, और हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के अकॉर्डिंग भारत के लोगों की ये आस्था है कि हम अपने भगवानों को शुरू से ही ऐसे चित्र के अंदर देखते हुए आए हैं। तो हमारा ये पर्सपेक्टिव रहता है कि जब हम अपनी आंखें बंद करके अगर कोई मुझसे बोले कि दुर्गा माँ को इमेजिन करो, तो मेरे दिमाग में वही छवि आएगी कि यहाँ शेर पर माता बैठी हुई है, 8 उनके हाथ है, हर एक हाथ में उनकी एक चीज है, और लाल कलर की साड़ी उन्होंने पहन रखी है ना। ऐसे ही होगा शिव जी को अगर मैं इमेजिन करूं तो 2 आंख जो उनकी एक यहां पर जैसे हमारी होती है, लेकिन बीच में एक तीसरा नेत्र भी उनके है, यही छवि हमारे दिमाग में आएगी, राइट। अब जब हम ऐसे गॉड्स एंड गॉडेसेस की मूर्तियां बनाते थे, इन लोगों को लगता था, जो बाहर से लोग आते थे, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग हों या फिर अदर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग हों, यूरोप से आए हुए लोग हों, या जो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जो ट्रैवलर्स आते थे, और उस टाइम पर जब स्कल्पचर का काम थोड़ा बहुत चला था प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में, जब मूर्तियां वगैरह बन गई थी, इन्होंने ऐसी ऑब्जर्वेशन लगाई और ऐसा परसेप्शन बनाया और अपने ट्रैवलिंग अकाउंट्स में लिखा, भारत के अंदर औरतें 8 हाथ वाली भी होती हैं, ऐसी औरतें भी होती हैं जिनकी तो जीभ होती है वो इतनी लंबी लटक रही है, 10-10 सर वाले लोग भी होते हैं यहाँ पर। तो इनको पता नहीं था कि वो हमारे गॉड्स या गॉडेसेस हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि पर्सपेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, कि इनका जो परसेप्शन होता था, परसेप्शन दोस्तों वर्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को देखते हो उसके बाद आपको उससे इंसाइट क्या मिल रही है, यानी कि आपने किसी चीज को देखा, किसी की बात सुनी, कुछ समझा और आपके दिमाग में क्लिक क्या हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं आपका परसेप्शन। और परसेप्शन ना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। आपका परसेप्शन किसी चीज को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी मूवी को लेकर, किसी इवेंट को लेकर अलग हो सकता है एज कंपेयर टू माय परसेप्शन, और सिमिलरली थर्ड पर्सन का आपसे और मेरे से बिल्कुल अलग परसेप्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएशन हमें यह भी करना चाहिए ट्रैवलर्स के ट्रैवलॉग्स को लेकर, ऐसा हमें राइटर बोल रहे हैं कि उनका जो परसेप्टिव ऑब्जर्वेशन था वो, और कुछ ऐसे केसेस जहां पर जो राइटर है उसने बहुत बार चीजों को गलत तरीके से भी पोर्ट्रे कर दिया। अब गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया यानी कि एक एग्जाम्पल यहां पर हमारे सामने दिया जाता है कि एक सोर्स है जिसको हिस्टोरियंस काफी ज्यादा अनरिलायबल सोर्स मानते हैं, अनरिलायबल अकाउंट मानते हैं ट्रैवलर का, ठीक है। तो जैसे इंडिका जो है एक किताब है, आप इंडिका के बारे में अक्सर सिर्फ जब आप इंडिका वर्ड सुनते हो तो आपने सुनी होगी ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज की किताब का नाम इंडिका, ठीक है। लेकिन उपेंद्र सिंह के अंदर आपको आज पहली बार एक नई इंडिका बुक जानने को मिल रही है, दैट इज, इसका पूरा नाम है इंडिका ऑफ टेसियस। यहां पर जो के वर्ड है वो साइलेंट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है टेसियस। ये एक हिस्टोरियन भी था और फिजिशियन भी था। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक इतिहासकार भी था और डॉक्टर भी था, ठीक है। 4th सेंचुरी बीसीई के अंदर, ठीक है, 4th सेंचुरी बीसीई के अंदर इसने इंडिया के बारे में एक अकाउंट लिखा, ठीक है, एक अकाउंट लिखा भारत के बारे में और हिंदुस्तान के लोगों के बारे में। और हिस्टोरियंस के हिसाब से उसने वहां पर जो स्टोरीज लिखी हैं, जो चरित्र जो पैदा करा है, हिंदुस्तान की छवि जो बताई है, हिंदुस्तानियों की जो छवि बताई है, वो बहुत ऊट पटांग कहानियां इसने बताई हैं जो कि भारत की वास्तविकता के साथ 4th सेंचुरी में ही भले इसने लिखा, लेकिन प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आज का भारत हो,
कैसे भी करके वो स्टोरीज जो इसने बताई हैं वो रिलेट ही नहीं करती हैं भारत के साथ, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ इसकी बात पर क्यों यकीन करें, उस टाइम पर और भी लोग तो लिख रहे थे ना। और ये तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि बाहर से जो ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उन्हीं के पर्सपेक्टिव से पूरी की पूरी भारत की इमेज को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे देश के लोग भी तो उस टाइम पर बहुत कुछ लिख रहे थे। राजाओं महाराजाओं की जो किताबें हैं, जो उनकी बायोग्राफीज है, उसमें भी तो भारत की छवि जो है वो दे रखी है। लेकिन इसके अकाउंट पर हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसके अकाउंट में जो भारत और हिंदुस्तानियों के बारे में जो छवि है, इट इज फुल ऑफ बिजार स्टोरीज, ऊट पटांग स्टोरीज है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात और, इसके सोर्स को अनरिलायबल क्यों माना गया है, जिसको हम बोल रहे हैं इंडिका ऑफ टेसियस। टेसियस जो एक हिस्टोरियन था, जो एक फिजिशियन भी था, हम इसके सोर्स को अनरिलायबल अकाउंट क्यों मान रहे हैं बिकॉज ये जो बातें हैं भारत के बारे में और हिंदुस्तानियों के बारे में, इसने हिंदुस्तान आके कभी कलेक्ट नहीं करी थी, ठीक है। इसने जो है मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं लिया था, इसने दूसरे लोगों से उसे कलेक्ट करा था, ठीक है। और ये खुद जो है उस टाइम पर पर्शिया के अंदर रह रहा था, ठीक है, एज रॉयल फिजिशियन। किसी के दरबार में ये एक किसी किंग का डॉक्टर होगा, फिजिशियन का मतलब होता है डॉक्टर। तो इसने पर्शिया बैठे बैठे भारत के बारे में दो चार बातें सुनी और मन घड़त स्टोरी मेकिंग करके कहानी बना दी भारत के बारे में, ओके। अब दोस्तों, हम ट्रैवलर्स की 3 कैटेगरीज के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया। एक होंगे हमारे ग्रीक ट्रैवलर्स, दूसरे होंगे चाइनीज ट्रैवलर्स और तीसरे होंगे अरब ट्रैवलर्स, ठीक है। फिर एक बॉक्स भी यहां पर गिवन है अल बिरूनी के बारे में, उसको भी हम फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ग्रीक ट्रैवलर्स के बारे में। तो जो ग्रीक टेक्स्ट हैं, यानी कि जो ग्रीक ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में जो भी रेफरेंसेस दिए हैं उसकी स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है 5th सेंचुरी के अंदर। वो ग्रीक ट्रैवलर जो हैं वो भारत आए थे और भारत की छवि कैसी थी, भारत था कैसा, भारत के लोग कैसे थे, उसके बारे में हमें जानकारी 5th सेंचुरी BC में देखने को मिल जाती है। और बाद में फिर और जो ट्रैवलर्स आए, तब भारत के बारे में क्या ग्रीक ट्रैवलर्स ने लिखा, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहती है। यानी कि जो ट्रैवलर्स के जो ट्रैवलॉग्स हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो इनमें जो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो वर्क है, दैट इज मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो इंडिका बुक है वो आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स के अंदर सिर्फ सुना होगा उसके बारे में विद रेफरेंस टू मेगास्थनीज ओनली। लेकिन हमें यहां पर क्या बताया गया, देयर इज अनदर बुक ऑफ इंडिका, लेकिन वो इंडिका बुक किसकी, टेसियस की, ठीक है, जो कि पर्शिया के अंदर एक हिस्टोरियन था और किसी राजा के दरबार के अंदर एक डॉक्टर था और अपने आप में एक हिस्टोरियन था। और इसका सोर्स काफी अनरिलायबल है। लेकिन जो रिलायबल सोर्स है वो है ग्रीक ट्रैवलर, किसका, मेगास्थनीज का। और मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज था कौन, इसके बारे में आप जानते होंगे। ही वॉज कनेक्टेड विद मौर्यन एम्पायर, बाहर से आया था लेकिन मौर्यन एम्पायर में आया था ये। तो ये एक ग्रीक एनवॉय था। एनवॉय का दोस्तों मतलब होता है एम्बेसडर, जिसको आप हिंदी में कहते हो राजदूत। ग्रीस के राजाओं ने इसको भेजा होगा इंडिया, ये इंडिया आया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उस टाइम पर मतलब मौर्यन एम्पायर शुरू हो गया था और जो मौर्यन एम्पायर का जो पहला रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में ये आया था। और आप ये भी कह सकते हो, इससे एक एनालिसिस आप ये भी निकाल सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो मिनिस्टर थे वो कौन थे, कौटिल्य, जिनको आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हो, ठीक है, या चाणक्य के नाम से भी जानते हो। तो चाणक्य ने लिखी थी चाणक्य नीति अर्थशास्त्र। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो दोनों बुक्स हैं ये एक दूसरे की कंटेम्प्रेरी थी। इवन जो कौटिल्य जो थे वो मेगास्थनीज के कंटेम्प्रेरी रहे होंगे, यानी कि जिस टाइम पर मेगास्थनीज जिंदा थे उस टाइम पर कौटिल्य भी जिंदा थे। तो ये एक इन्फरेंस, एक रेफरेंस आप खुद से निकाल सकते हो हिस्ट्री को पढ़ते हुए। अब ये जो बुक है इंडिका मेगास्थनीज की, ये तो लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर हम इसके बारे में पता कैसे है, आगे चलकर जो ग्रीक हिस्टोरियंस रहे होंगे उन्होंने मेगास्थनीज के इस वर्क को, जो उन्होंने इंडिया के बारे में इमेज पोर्ट्रे करी अपनी इंडिका बुक में,
उन्होंने पैराफ्रेजेस जो है उसको प्रिजर्व कर लिया। पैराफ्रेजेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपने कोई एक सोर्स लिखा, वो सोर्स मेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मैंने उसको कहीं ना कहीं पढ़ा था, या आपने मुझे बताया होगा कि आपने ऐसी ऐसी बुक लिखी, या फिर उस बुक के बारे में मैंने सुना होगा, या फिर कभी उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने देखा होगा। उसके बेसिस पर जो जो चीज़ें मुझे याद रह गई वो इतिहास के पन्नों में कैप्चर हो गई। ठीक है, तो ये कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है मेगास्थनीज के इंडिका वर्क की जो हमारे पास है, लेकिन एक पैराफ्रेजिंग है, मतलब थोड़ा सा इसका टेक्स्ट और जो जिस तरीके से मेगास्थनीज ने लिखा होगा, ओरिजिनल कंटेंट तो वैसा नहीं है, लेकिन चेंज फॉर्मेट के अंदर हमें मेगास्थनीज के वर्क इंडिका के बारे में देखने को मिल जाता है। वो भी 100% नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है। ठीक है, और उसके जो कुछ सेक्शंस हैं वो हमारे पास प्रिजर्व्ड है, और उसको प्रिजर्व करा था ग्रीक हिस्टोरियंस ने। ठीक है, इसके अलावा बड़े सारे जो ग्रीक और जो लैटिन टेक्स्ट हैं, 2nd सेंचुरी बीसी से होते हुए 2nd सेंचुरी सीई तक, यानी कि एंशिएंट टाइम से होते हुए जो मध्यकालीन भारत का जो समय था वहां तक, उसमें हमें इंडिया का रेफरेंस देखने को मिल जाता है। भारत की जो छवि है वो उन टेक्स्ट के अंदर लिखी गई, यानी कि बहुत सारे, कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो 2nd सेंचुरी बीसी से उन्होंने भारत के अंदर आगमन अपना शुरू करा था, आना शुरू करा था, और ये सिलसिला 2nd सेंचुरी सीई तक चलता रहा, जहां पर इंडिया स्पेसिफिक बात उन ट्रैवलर्स ने अपने ट्रैवलॉग्स, अपने ट्रैवलिंग अकाउंट, अपनी ट्रैवलिंग बुक्स के अंदर, टेक्स्ट के अंदर करी। अब इनमें कुछ फेमस ट्रैवलर्स के नाम हमें बताए जा रहे हैं जो कि इतने बड़े टाइम पीरियड के साथ एसोसिएटेड है, फ्रॉम 2nd सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी सीई। तो उनमें कुछ जो फेमस ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने अपने ट्रैवलॉग में इंडिया का जिक्र करा, दे आर एरियन, ये सारे ट्रैवलर्स के दोस्तों नाम है। ठीक है, दूसरा स्ट्रैबो, तीसरा प्लिनी द एल्डर, ठीक है, और चौथा एनोनिमस, यानी कि इसके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक ट्रैवलर था इतना हमें पता है, उसका नाम था पेरीप्लस। ठीक है, तो पेरीप्लस मेरियस एराइथ्राई। ठीक है, इसका मतलब होता है पेरीप्लस ऑफ द एराइथ्रियन सी। ठीक है, क्योंकि कुछ ग्रीक भाषाओं के टेक्स्ट हैं, कुछ लैटिन टेक्स्ट हैं, इसलिए यहां पर ऐसा नाम है पेरीप्लस मैरिस एराइथ्री। इसका मतलब होता है पेरीप्लस ऑफ द एराइथ्रियन सी। अब यहां पर जो एराइथ्रियन सी है, आपको लग रहा होगा सर ये कौन सी सी है, आज के समय में तो हम ज्योग्राफी की बुक्स में या फिर इंटरनेशनल एरेना में इसके बारे में नहीं सुनते हैं। तो यहां पर जितने भी ट्रैवलर्स की बात हो रही है, एरियन की, स्ट्रैबो की, प्लिनी द एल्डर की और पेरीप्लस की, इन सब के टेक्स्ट के अंदर हमें इतिहास देखने को मिल जाता है किसका, इन्होंने अपने वर्क के अंदर बात करी। वैसे तो इंडिया के बारे में भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी थी, लेकिन अगर हम बात करें इंडियन ओशन ट्रेड की हिस्ट्री के बारे में, कि इंडियन ओशन से जो भी व्यापार होता था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत के इतिहास से एसोसिएटेड जो भी वो व्यापार था, उसके बारे में अगर उसका इतिहास हमें जानना है तो उसका इतिहास दर्ज करा गया है इन ट्रैवलर्स के द्वारा अपने ट्रैवलॉग में, जिनका नाम है एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी द एल्डर और पेरीप्लस। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों ग्रीक ट्रैवलर्स की। अब बात करते हैं अगले पैराग्राफ में चाइनीज ट्रैवलर्स की। तो बड़े सारे जो चाइनीज मंक्स थे, उन्होंने बहुत बहुत साल और बहुत बहुत महीनों की लंबी लंबी जर्नीज करी, और कभी कभार वो जर्नी जो थी उनके लिए आर्जुअस भी हो जाती थी। आर्जुअस का दोस्तों मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। उस टाइम पे जो जोग्राफिकल टेरेन जो था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह इतनी थी नहीं, तो माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को, समुद्रों को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करके आना चुनौतीपूर्वक रहा होगा उनके लिए, इसलिए उनकी जर्नीज को आर्जुअस कहा जा रहा है। लेकिन दे वर सो एक्साइटेड टू कम टू इंडिया कि वो भारत आके ही माने, और बहुत मुश्किल भरा सफर उन्होंने तय करा, बहुत सारे माउंटेन्स को पार करते हुए, प्लेट्यूज को पार करते हुए, रेगिस्तानों को पार करते हुए, और कभी कभार ओशंस को पार करते हुए वो इंडिया आने की रुचि अपनी रखते थे, उनके अंदर वो एक्साइटमेंट थी दैट वी नीड टू गो टू इंडिया। यहां पर चाइनीज मंक्स की बात हो रही है। अब क्यों? बिकॉज वो बुद्धिज्म की स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे, पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में जानना चाहते थे, और उनको ऑथेंटिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ने थे जो कि सिर्फ भारत में मिल सकते थे, क्योंकि गौतम बुद्धा जी जो थे वो भारत के साथ एसोसिएटेड थे। और आगे चलकर आप जानते हो
बुद्धिस्ट काउंसिल्स का जो गठन करा गया और बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स ने गौतम बुद्ध जी की बातों को बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर जो कंपाइल करा, उसके ऑथेंटिक मैन्युस्क्रिप्ट्स और टेक्स्ट भारत के अंदर ही अवेलेबल थे। तो वो फर्स्ट हैंड उन इंफॉर्मेशन को पढ़कर फिर बुद्धिज्म के बारे में कुछ एक आइडिया अपना बनाना चाहते थे। तो उनको लगा कि भारत में इससे अच्छी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म हमें नहीं मिलेगी, तो भारत हमें चलना चाहिए। ठीक है, फिर हिंदुस्तान में उस टाइम पर जो बुद्धिस्ट मंक्स थे उन्होंने उनसे मुलाकात करी, चाइनीज मंक्स ने। ठीक है, और हिंदुस्तान मंक्स के साथ मिलकर उनको रास्ता पता लगा, जगह पता लगी कि कहां कहां पर इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह एसोसिएटेड है विद बुद्धिस्ट लर्निंग एंड पिलग्रिमेज, कहां कहां पर हम ये स्टडी कर सकते हैं जो हमें ओरिजिनल ऑथेंटिक मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए हैं। ठीक है, गौतम बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड वो हमें कहां कहां पर मिल सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से चाइनीज ट्रैवलर्स भारत में आते हैं जिनके जो अकाउंट्स हैं वो बहुत फेमस हैं। 337 से लेकर 422 सीई के बीच में आते हैं फाशियन। ठीक है, ये एक चाइनीज मंक का, चाइनीज ट्रैवलर का नाम है फाशियन। उसके बाद 600 से 664 सीई में आते हैं शुएनज़ेंग। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एनसीईआरटी जब मैं फाउंडेशन कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स को मैंने उनको बताया था कि एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी को, स्टेट पीएससी को, यूजीसी नेट वालों को पूछना काफ़ी पसंद होते हैं। तो एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है दोस्तों आपका, जिसको आपको याद रखना चाहिए कि फाशियन पहले आया था भारत या शुएनज़ेंग पहले आया था। तो अगर आप टाइम पीरियड पता लगाओ, ये सीई है। ठीक है, बीसी नहीं है। बीसी में क्या होता है, टाइम पीरियड उल्टा चढ़ता है कि पहले जैसे 600, 500, ठीक है, 400, 300, 200, 1, फिर 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 स्टार्ट होता है बीसी, ये सीई से। ठीक है, बीसी के बाद। लेकिन फाशियन अगर आप देखो यहाँ पर, इसकी डेट पुरानी है, 337 टू 422 साल जो था। जैसे अभी हम 2025 में बैठे हुए, तो जब साल 337 टू 422 चल रहा था तब आया था फाशियन। फिर 600 से 664 जब साल चल रहा था तब आया था शुएनज़ेंग। तो यानी कि फाशियन भाई साहब जो थे ये पहले आए थे और शुएनज़ेंग भाई साहब बाद में आए थे। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना। अब फाशियन के जो ट्रैवल्स हैं, ठीक है, वो जो थे सिर्फ वो घूमे उत्तर भारत में, यानी कि फाशियन जो है उन्होंने भारत की लेंथ एंड ब्रेथ को कवर नहीं करा, वो बहुत सारी जगह पर नहीं गए। उनका जो पूरा का पूरा घूमने का जो स्कोप था वो उत्तर भारत के साथ ही एसोसिएटेड था, नॉर्दर्न इंडिया के साथ ही एसोसिएटेड था। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जो दूसरे चाइनीज ट्रैवलर आए थे शुएनज़ेंग, ठीक है, उन्होंने इंडिया के अंदर लगभग 10 साल जो हैं वो अपने स्पेंड करे ट्रैवलिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो भारत में पूरी जगह पर घूमे। और एक ट्रैवलर और थे यीजिंग। इस पर्सन का नाम आपको ना बहुत सारे सोर्सेज में नहीं मिलेगा, जिसका नाम हम बोल रहे हैं यीजिंग। ठीक है, यीजिंग का टाइम पीरियड है उसके बाद 635 टू 713 सीई। तो आप ऐसा कह सकते हो फाशियन पहला चाइनीज मंक ट्रैवलर, शुएनज़ेंग दूसरा, और तीसरा आपका हो जाएगा यीजिंग। क्योंकि अगर आप इसका टाइम देखो तो डैट इज 635 टू 713 सीई। ये एक और चाइनीज मंक था जिसने सी रूट लिया था। और यहां पर दोस्तों देखना क्या लिखा हुआ है, सी रूट बोथ वेज। बोथ वेज का मतलब क्या है, भारत जब आया तब समुद्र के रास्ते से आया, भारत से जब गया तब भी वो समुद्र के रास्ते से गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऐसे चाइनीज ट्रैवलर का नाम बताओ जो कि मध्यकालीन भारत में आया हो, भारत बुद्धिज्म की स्टडी करने, और जिसने आते हुए भी और जाते हुए भी समुद्र का रूट ही अपनाया। ठीक है, इस प्रकार के ऊट पटांग वाली जो स्टेटमेंट्स होती है ना, ये एग्जामिनर्स को पूछना पसंद होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। ये लोग 30-40 साल से इतने सारे पेपर बना रहे हैं एग्जामिनर्स। तो अब क्या होता है कि ये थोड़ा सा ना एक टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी जगह से मिल जाए। जैसे उपेंद्र सिंह की बुक काफ़ी बल्कि उनको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ना इसको प्रेफर नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो वो ऐसी ऊट पटांग की स्टेटमेंट जो है वहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि लाइन टू लाइन डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों कि हमारे से दिमाग खुलता है, हमें से एनालिसिस मिलती है। जस्ट इमेजिन कि अगर हम 500 पेज पढ़ने के बाद सिर्फ 5 क्वेश्चन अगर हम ठीक कर पा रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कि बाकी कैंडिडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो 10 नंबर की तो हमारी एज हो गई ना। इसलिए इन सारे सोर्सेज पर मेहनत करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप किसी से बात करते हो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से, तो आप उनको ये बोलते हो कि शॉर्ट में बताओ अपनी फीलिंग्स, या शॉर्ट में बताओ हमें
आज तुम्हारे घर पर क्या हुआ, या फिर जब आपका कुछ लड़ाई कलेश चल रहा होता है तो आप कहते हैं शॉर्ट में वाइंड अप करो। तो जब आप वहाँ कंजूसी नहीं करते हो प्यार मोहब्बत में, तो ये तो आपका करियर है, ठीक है। आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो फिर भी छोड़ के आपको चले जाएंगे, ये कम से कम सरकारी नौकरी आपको मिलेगी तो आपके पास एक टैग रहेगा। तो अपनी वर्थ जो है वो आप खुद बना सकते हो, कोई लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पकड़कर बिठाकर गोदी में उठाकर एक तख्त पर नहीं बिठा सकते हैं, वो तख्त आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। बी मैच्योर, थोड़े से बड़े हो जाओ अपने दिमाग से, ठीक है। तो ही टुक द सी रूट बोथ वेज एंड स्पेंड 10 ईयर्स, 10 साल इसने बिताई। यहां पर बात हो रही है दोस्तों यीजिंग की, ठीक है, इन द ग्रेट मोनेस्ट्री एट नालंदा। एंड नालंदा उस टाइम पर एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। एंड वेयर इज नालंदा, नालंदा उस टाइम पर कहाँ पाया जाता था, आज भी कहाँ पर है, उस टाइम पर क्या आज भी वहीं है, नालंदा इज इन बिहार, ठीक है। मुझे नालंदा के अलावा दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए कि नालंदा के अलावा और जो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स थे भारत में वो कहाँ कहाँ पर थे। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी, इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो कहाँ कहाँ पर थी, उनके नाम क्या थे, और जो कि एसोसिएटेड थी विद बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है। तो अकाउंट्स जो कि लिखे गए इन मंक्स के द्वारा, इन चाइनीज मंक्स के द्वारा, इन चाइनीज ट्रैवलर्स के द्वारा, वो जर्नली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। क्योंकि जो मंक्स आए थे, जैसे नाम में ही है दोस्तों चाइनीज मंक्स, अब बाहर से आ रहे हैं तो इसलिए हम इनको ट्रैवलर्स कह रहे हैं, लेकिन जितने भी ये भारत के अंदर आए, ऑल ऑफ देम वर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध जी की जो टीचिंग्स थी या फिर जो रूल्स बनाए जाते थे मंक्स एंड नन्स के लिए बुद्धिस्ट संघ में, बुद्धिस्ट गण में, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, ये उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एंड और भी एस्पेक्ट्स के बारे में इन्होंने बात करी है जो कि उस टाइम पर भारत के अंदर देखने को मिलती थी, लेकिन 90% जो उन्होंने अपने टेक्स्ट के अंदर प्रिजर्व करा, दैट इज हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग अलग जो ट्रैवलर्स जो थे, जैसे चाइनीज ट्रैवलर्स की यहाँ पर बात हो रही, तो उनके जो पर्सपेक्टिव थे, उनके जो मोटिव्स थे, हमें राइटर ये बोल रहे हैं कि वो भी हमें ध्यान में रखने चाहिए अगर हम उनके टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, एज हिस्टोरिकल सोर्सेज, के किस माइंडसेट के साथ, ठीक है, उन्होंने भारत को देखा, वो भारत में करने के आए थे, क्या इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे, क्या लिखना चाहते थे भारत के इतिहास के बारे में, ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि 100% जो सोर्स है अगर आप उसके ऊपर रिलाय करते हो तो ये हमारी गलती हो सकती है। ट्रैवलर्स क्योंकि अपना खुद का एक परसेप्शन, अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव, अपनी खुद की एक ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ भारत आ रहे हैं, और जो वो स्टडी करना चाह रहे हैं या उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी अपने ट्रैवलिंग अकाउंट्स के अंदर, वो उनका पर्सपेक्टिव है। उसे हमें जो इंडिजिनियस उस टाइम पर जो हमारे पास अकाउंट्स अवेलेबल हैं जो कि भारत के लोगों ने लिखे, उसके साथ कंपेयर करके हमें देखना चाहिए और फिर एक कंक्लूजन ड्राइव करनी चाहिए कि इनके द्वारा, यानी कि ट्रैवलर्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो कितनी रिलायबल है, कितनी अनरिलायबल है। जैसे यहाँ पर इन सब के ट्रैवलर्स के ट्रैवलॉग की इन्फॉर्मेशन को हमने रिलायबल बोला, ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे थे इंडिका ऑफ टेसियस की, तो इसको तो साफ तरीके से हमने यहाँ पर नकार दिया कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत भी नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, वेरी अनरिलायबल सोर्स ये माना जाता है। इसके ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते क्योंकि भारत की छवि के बारे में जहाँ पर ये जो कहानी बताई है भाई साहब ने, वो बहुत ऊट पटांग कहानी है जो कि भारत की वास्तविकता के साथ, उस ज़माने में जो वास्तविकता थी उसके साथ मैच ही नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या बात कर ली है, अभी तक हम लोगों ने ग्रीक ट्रैवलर्स को देख लिया, ग्रीस से आए हुए ट्रैवलर्स को देख लिया, चाइनीज पिलग्रिम्स, चाइनीज मंक्स, चाइनीज ट्रैवलर्स को देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अरब ट्रैवलर्स के बारे में कि अरब ट्रैवलर्स ने कौन कौन से अरब ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, ठीक है, और उनका नजरिया कैसा था भारत को देखने का, ठीक है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।